हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में हम लोग शुरू कर चुके थे तुगलक वंश, जिसमें हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां के बारे में। तो जूना खां जो है वो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता है, और इसका जो प्रांत है वो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा माना जाता है। कुल 23 प्रांत इसने जीत रखे थे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक। ये रहा था 1325 से 1351। ठीक, तो था क्या, ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक के कुल 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में सबसे बड़ा था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसका असली नाम अगर कहा जाए तो वो था मलिक फखरुद्दीन, लेकिन इसका पिता इसे जूना खां के नाम से पुकारता था। तो यहां पे हम लोग लिख सकते गयासुद्दीन तुगलक के 5 पुत्रों में सबसे बड़ा, यहीं पे लिखे दे रहा है, असली नाम मलिक फखरुद्दीन, लेकिन पिता जूना खां के नाम से पुकारता था। इसका एक उपनाम और देखने को मिलता है, तो उपनाम अब्दुल मजाहिद। ठीक, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो एक तो इब्ने बतूता के रेहला नामक पुस्तक से मिलती है, और बरनी के तारीखे फिरोज शाही से मिलती है। तो जानकारी इब्ने बतूता की रेहला इनकी रचना है इब्ने बतूता। अच्छा, इब्ने बतूता के बारे में जानने ले रहे, ये 1333 में भारत आए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को। रेहला एक यात्रा वृत्तांत है। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में दिल्ली में राजदूत बनाकर भेज दिया था। तो इब्ने बतूता को, अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ज्यादा बड़ा नाम है, इसलिए इनको हम लोग MBT पढ़ेंगे। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। तो को MBT ने पहले दिल्ली का काजी नियुक्त किया, फिर राजदूत बनाकर चीन भेजा। ठीक, तो एक तो ये इब्ने बतूता से मिलती है, और दूसरी जानकारी मिलती है बरनी की एक रचना है तारीखे फिरोज शाही। ठीक है, तो इन दो चीजों से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी। तो यहां पे हम लोग लिख सकते उपाधि। इनकी उपाधि थी अमीर उल मोमिन। क्या थी? अमीर उल मोमिन। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनको और भी कई नाम मिले थे। जैसे इन्हें कहा जाता था विरोधाभासों का मिश्रण, नरसंहारी, पागल राजा, सनकी राजा, रक्त पिपासु। क्योंकि इनकी जितनी भी नीतियां रहीं उनकी वजह से जनता को या प्रजा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इनको और क्या क्या कहा जाता था? पहले तो ये लिख सकते हम लोग, यह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। इसे क्या क्या कहते थे? पागल राजा, सनकी राजा, नरसंहारी,
रक्त पिपासु तथा विरोधाभासों का मिश्रण। ठीक है, तो ये हो गई मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में प्रारंभिक जानकारी। आइए अब हम जानते हैं एमबीटी के उन कार्यों के बारे में जिनकी वजह से इन्हें ये सारे उपनाम मिले हैं, पागल राजा, सन की राजा। तो आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, होशियार तो था, वो पढ़ा लिखा भी था, लेकिन अपनी इसी होशियारी की वजह से उसने कुछ ऐसे काम कर दिए जिससे जनता को और प्रजा को बहुत ज्यादा नुकसान हुए। उसने 4 प्रकार की योजनाएं लागू की थी, जिनमें प्रमुख थी दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का चलन, राजधानी परिवर्तन और खुरासान तथा कराचिल का अभियान। तो आइए देखते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे एमबीटी ने 4 योजनाएं शुरू की थी जो असफल रही, और उनमें पहली योजना हम लोग पढ़ते हैं। तो इनकी पहली योजना थी, कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसे दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि, ये इन्होंने की थी 1325 में। जैसे ही ये सिंहासन पर बैठे इन्होंने पहली योजना लागू की। तो आइए जानते हैं दोआब क्या होता है। दोआब एक क्षेत्र होता है 2 नदियों के बीच का वह स्थान जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। जैसे मान के चलो एक नदी ये है और एक नदी ये है, तो जब कभी बाढ़ आएगी तो ये जो पानी है वो इस क्षेत्र में फैलेगा, फैलेगा कि नहीं। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका दोआब कहलाता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। तो एमबीटी को पता था कि ये जो दोआब का क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो उन्होंने क्या किया, इस दोआब वाले क्षेत्र में एकदम से टैक्स बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। तो दोआब में कर वृद्धि में क्या किया, पहले कर बढ़ाया। अब हुआ क्या, इसी समय इसी क्षेत्र में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया, अकाल। अब जब अकाल पड़ गया तो जो इन्होंने टैक्स बढ़ाया था वो जबरदस्ती वसूला जाने लगा। जब जबरदस्ती वसूला जाने लगा तो इस दोआब के क्षेत्र में खेती करने वाले किसान और यहाँ पर रहने वाले लोग ये क्षेत्र छोड़कर जाने लगे, आत्महत्याएं करने लगे, राजा के विरोध में विद्रोह शुरू हो गए। तो एमबीटी को जब इस बात का पता चला कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके सेनापति ने बताया कि साहब आपने यहाँ पर कर बढ़ाया था, कर बढ़ा दिया, उसके तुरंत बाद यहाँ पे पड़ गया अकाल, तो अब लोग टैक्स कहाँ से दे पाएंगे, है ना। तो फिर इस चीज को इसने सही करने के लिए कुछ और चीजें की। इसने की थी कृषि विभाग की स्थापना, ठीक, जिसे कहते थे दीवाने अमीर को ही। अकाल पड़ गया और अकाल से निपटने के लिए इसने क्या किया, दीवाने अमीर को ही, इसको हम लोग कहते थे कृषि विभाग की स्थापना की। ठीक, दीवाने अमीर को ही यानी कृषि विभाग की स्थापना की, जिसका काम था खेती से जुड़े हुए कामकाजों को देखना। इसके अलावा इसने क्या किया, अब इसने कहा कि इसकी जनता भूखी मर रही है, तो इसने क्या किया कि अगर आपको हमसे ऋण चाहिए तो इसने क्या किया, तकाबी ऋण बांटे, तकाबी या सोनधर। एमबीटी ने प्रजा की भलाई के लिए तकाबी ऋण बांटे। तकाबी ऋण को सोनधर ऋण भी कहा जाता है। ये जो तकाबी ऋण या सोनधर ऋण का मतलब होता है, अगर आपने हमसे ऋण लिया है और अगर आपकी स्थिति ऐसी होती है कि आप चुका पा रहे हैं तो चुका दीजिए, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है इसको चुकाने की।
ठीक है। तो कोई होगा ऐसा कि ऋण ले ले और अगर ऐसी कंडीशन हो कि चुका पाओ तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो ऐसा ही हुआ, बहुत से लोगों ने ऋण ले लिया इससे। तो देखिए इसने सोचा क्या था कि हम दोआब में कर वृद्धि कर देंगे तो ज्यादा टैक्स आएगा हमारे पास, यानी खजाना भरेगा। लेकिन प्रॉब्लम उल्टी हो गई, इसी समय अकाल पड़ गया, इसने तकाबी ऋण बांट दिए, तो जो खजाना भरना था उसकी जगह क्या हो गया, खजाना खाली हो गया। तो इसकी जो पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि, वो बुरे तरीके से विफल हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी दूसरी योजना। दूसरी योजना थी इसकी राजधानी परिवर्तन। इसने क्या किया था, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई थी। दौलताबाद बनाने के कई सारे रीजन मिलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये उत्तर तथा दक्षिण का मेल करना चाहता था। जैसे दक्षिण में कोई सुल्तान अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहे तो उसके लिए इसने क्या किया, दिल्ली से अपनी राजधानी परिवर्तित की थी दौलताबाद। तो दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन। कहां से कहां, दिल्ली से दौलताबाद। ये इसने किया था 1326-27 में। ठीक, रीजन क्या था, रीजन था उत्तर तथा दक्षिण दोनों जगह अपना साम्राज्य स्थापित करना। ठीक है, अब देखिए ये यहां पे दिल्ली और ये यहां पे दौलताबाद। ठीक, ये टोटल डिस्टेंस थी आपको 700 मील। अब देखिए हुआ क्या, इसने क्या किया, अच्छा ये ऐसा राजा था कि ये किसी की नहीं सुनता था, इसने जो कह दिया वो सबको मानना पड़ता था। तो इसने घोषणा की, गर्मियों का समय था, मई जून का बहुत गर्मी वाला सीजन था, और इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की घोषणा कर दी। अब ऐसे समय में 700 मील के रास्ते में बिना किसी तैयारी के यहाँ पे रहने के लिए कुछ हो, बीच में खाने पीने की सुविधाएं, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ से यहाँ सभी लोगों को जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। जो अच्छे तबके के लोग थे, बड़े वर्ग थे, वो तो ठीक है किसी ना किसी तरीके से चले गए, लेकिन जो गरीब वर्ग था वो पैदल ही यात्रा करने लगा। और पैदल यात्रा के दौरान रास्ते में आधी से ज़्यादा जनता मारी गई। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन में एक तो इसको ये नुकसान हुआ, दूसरा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ राजधानी परिवर्तन के लिए प्रशासनिक कार्य भी करने पड़े कई तरीके के। पूरी राजधानी का जो लेखा जोखा होता था वो दिल्ली से दौलताबाद लाने के लिए बहुत सारे खर्चे हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, इतना तो ठीक था, यहां से यहां पहुंचने में आधी से ज्यादा जनता मारी गई। अब क्या हुआ, यहां कुछ दिनों रहने के तुरंत बाद, लगभग 8 से 10 महीने रहने के बाद सुल्तान ने फिर घोषणा कर दी कि चलिए हम तो दिल्ली वापस चलते हैं। तो अब जनता ने कहा कि साहब अब तो हम बिल्कुल मर ही जाएंगे, ऐसे कैसे होगा, अभी अभी तो आए हैं और बड़ी मुश्किल में पहुंचे, अब फिर से आप ऐसा कह रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है हम इंतजाम किए दे रहे हैं। तो बीच बीच में ऐसे दूर दूर कुएं खुदवा दिए, पेड़ लगवा दिए। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या एक साल में पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे कि उनकी छाया मिल सके। ठीक, और ये कुएं भी पर्याप्त नहीं थे। तो यहां से दौलताबाद से दिल्ली जब पुनः राजधानी परिवर्तन हुआ तो पुनः आपके एमबीटी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, फिर से बहुत ज्यादा निर्दोष जनता मारी गई, और जो प्रशासनिक कार्य थे उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान इसको फिर से हुआ। तो राजधानी परिवर्तन जो इसने किया था उसका भी इसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब देखते हैं इसका तीसरा कार्य। तीसरा इसने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। एक्चुअल में क्या है, ये चीन के राजा कुबलाई खां, चलिए हम बताते हैं। तीसरा था राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का चलन। चीन के एक शासक थे, आपके चीन के शासक थे कुबलाई खान। तो कुबलाई खान का ये क्या है, ये बराबरी करना चाहते थे एमबीटी, और कुबलाई खान ने चलाई थी एक मुद्रा चाओ। कौन सी, चाओ।
चीन के शासक कुबलाई खां का अनुसरण करना चाहता था। और चीन के शासक कुबलाई खान ने चाओ मुद्रा, चाओ एक सांकेतिक मुद्रा थी। चलिए भाई, हमने इकोनॉमी के पार्ट में आपको सांकेतिक मुद्रा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है टोकन मनी, यानी वह मुद्रा जिसका धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। जैसे मान के चलो कोई सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, तो इस 5 रुपए के सिक्के में जो मेटल लगा होगा उसकी कीमत 5 रुपए से कम होगी। अगर मान के चलो इस मेटल की कीमत हमने 5 रुपए से ज्यादा रख दी, जैसे 10 रुपए का मटेरियल लगा एक सिक्का बनाने में और उस पर हमने लिख दिया 5 रुपए, तो लोग बाग क्या करेंगे, इस सिक्के में जो मटेरियल यूज हुआ है उसी को बेच के 10 रुपए नहीं कमा लेंगे। तो इस वजह से सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है टोकन मनी। टोकन जानते ना आप, टोकन लीजिए, जैसे आपने मॉल वगैरह जाते तो हम लोगों को प्लास्टिक का टोकन मिलता, तो क्या उस टोकन की कीमत आपके द्वारा रखे गए सामान से ज्यादा होती है? नहीं होती है। तो वही है यहाँ पे कि यहाँ पे जो मुद्रा में मेटल यूज होगा उसकी कीमत इस पर अंकित कीमत से कम होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई। सांकेतिक मुद्रा का चलन हुआ और इसने कई सिक्के ढलवाए, जिसमें कि प्रमुख थे दोकानी मुद्रा, कहा जाता था दोकानी मुद्रा, जो कि आपका 140 ग्रेन का होता था। इसके अलावा इसने चलाया था टका या अदली, तो सांकेतिक मुद्रा में ये चलाया। लेकिन सांकेतिक मुद्रा के चलन के साथ इसने एक समस्या कर दी, इस सांकेतिक मुद्रा को इसने प्रतीक मुद्रा में नहीं बदला। प्रतीक मुद्रा का मतलब है आपकी मुद्रा पे कोई विशेष प्रकार का चिन्ह तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीधे गोल गोल सिक्के काट दिए गए, तांबे के, पीतल के, चांदी के। अब हुआ क्या, सीधे गोल गोल सिक्के कटे। भारतीय लोग बहुत ज्यादा होशियार, उन्होंने क्या किया, घर पर बैठ के इसी माप के गोल गोल चांदी के, तांबे के और पीतल के सिक्के बर्तनों से काटना शुरू कर दिए। हुआ क्या, जैसे कि हम अभी आपको बता रहे थे, इन्होंने देखा कि मान के चलो 100 रुपए की थाली आई, पीतल की 100 रुपए की थाली आई और उसमें 150 रुपए के सिक्के कट रहे थे, तो घर घर टकसाल खुल गई थी। एमबीटी के समय घर घर टकसाल खुल गई थी। अब हुआ क्या, यहाँ पे भी मुद्रा बनाई जा रही है एमबीटी के यहाँ, और यहाँ पे जो शासन है उनमें भी सल्तनत में प्रत्येक घर घर में टकसाल खुल गई, तो मार्केट में बहुत ज्यादा मुद्रा आ गई। जब सरकार को पता चला, सुल्तान को पता चला कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसने एक घोषणा कर दी। उसने कहा कि आपके पास जितने भी सिक्के हैं वो हमारे सांकेतिक मुद्रा से बदल लीजिए। अब इसने क्या किया, प्रतीक मुद्रा बना दी। अपने सिक्कों पर इसने विशेष प्रकार का चिन्ह कोई ना कोई बनवा दिया था ऐसे करके। तो इसने कहा कि आपके पास जितने भी सिक्के हैं वो हमारी प्रतीक मुद्रा से बदल लीजिए। तो इस वजह से क्या हो, लोगों ने और ज्यादा सिक्के काटने शुरू कर दिए। क्यों, जब हम जितने ज्यादा रुपए इनको देंगे उतने ज्यादा हमें असली रुपए मिल जाएंगे। तो इस वजह से हुआ क्या, सांकेतिक मुद्रा के चलन के दौरान एमबीटी के कार्यकाल में बहुत ज्यादा हानि हो गई। जितना भी इसका राजकोष था वो पूरा खाली हो गया। तो बात समझ में आई, सांकेतिक मुद्रा, और ये भी इसकी योजना बुरी तरह विफल हो गई। चौथी योजना थी इसकी खुरासान तथा कराचिल का अभियान। देखिए एमबीटी सोच तो अच्छी रहा कि भाई अच्छा रहा कि हम ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन समस्या हो जा रही है। चलिए भाई, चौथी योजना थी खुरासान तथा कराचिल का अभियान। ठीक, ये हुआ था 1329-30 में। ठीक, देखिए क्या हुआ। जो क्या है, एमबीटी जो है खुरासान के शाह को जीतना चाहता था, तो उसने क्या किया, ऐसा लिख सकते, खुरासान के शाह
शाह को जीतने के लिए अब खुरासान का शाह बहुत मतलब ताकतवर था, तो इसने क्या किया, एमबीटी ने अपने यहाँ 3,70,000 सैनिकों की भर्ती की और उन लोगों को पहले से ही वेतन दे दिया, अग्रिम वेतन दे दिया। तो इसने क्या किया, 3,70,000 सैनिक भर्ती किए तथा उन्हें अग्रिम वेतन दे दिया। आगे चल के क्या हुआ, खुरासान के शाह और एमबीटी के बीच संधि हो गई। जब खुरासान के शाह को पता चला कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी सेना भर्ती कर ली है, तो खुरासान के शाह ने स्वयं एमबीटी से कहा कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते, आप बताइए आपको क्या चाहिए। उसी के तहत संधि हो गई और कालांतर में ये पूरी जो सेना थी ये बिल्कुल बेरोजगार हो गई। इसके अलावा क्या था, जो अग्रिम वेतन एमबीटी ने दे दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो सैनिकों से मांगना शुरू किया, लाओ भाई हमा वेतन दो, लाओ भाई हमा वेतन दो। तो सैनिकों ने कहा, सेना ने कहा अब हम कहां से दे, आपने वेतन दिया था हमने खर्च कर लिया। बात समझ रहे ना। तो इस वजह से खुरासान तथा कराचिल अभियान के दौरान भी मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज्यादा हानि हुई। अच्छा, इसने कहा कि जब आप हमारी सेना में भर्ती हो गए हैं तो आप हमारी बात मानिए। तो इसने क्या किया, इस पूरी सेना को कराचिल अभियान पर भेज दिया। कराचिल कुमाऊं पहाड़ियों के बीच, हिमाचल के बीच एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें कि बहुत प्रकार के तूफान, बर्फीले तूफान, एवलॉन्च बोलते जिसको, वो आते जाते रहते थे। तो इसने कहा आप हमारे सैनिक हो, आपने वेतन लिया है, चलो जाओ यहाँ पे जाओ, इस योजना में जाओ। तो बहुत से ज्यादा सैनिक यहाँ पे मारे गए, बहुत से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, पूरी प्रजा में असंतोष छा गया इस राजा के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ। तो आपने देखा कि एमबीटी ने जो चारों प्रकार की योजनाएं चलाई थी वो कितने बुरे तरीके से विफल रही। ठीक है, तो इसी वजह से एमबीटी को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। आइए कुछ बातें और जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा था अभी तक का। इसके समय कुल 23 प्रांत इसके शासन में जुड़ गए थे। सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के समय हुए, कुल 34 विद्रोह हुए थे, जिनमें से अकेले 27 कहां से थे, दक्षिण से थे। तो आइए जानते हैं, एमबीटी के समय दिल्ली सल्तनत में कुल 23 प्रांत शामिल थे। सर्वाधिक विद्रोह भी एमबीटी के समय हुए। कुल 34 विद्रोह हुए, जिनमें से 27 अकेले दक्षिण से थे। ठीक, बहुत सी किताबों में इन 34 विद्रोह की जगह 22 विद्रोह भी लिखे जाते हैं, लेकिन आपको क्या 34 ही लगाने हैं। तीसरा, एमबीटी हिंदुओं के होली त्योहार में भाग लेता था। वह साधुओं के साथ भी वार्तालाप करता था। एमबीटी के समय ही मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री, अच्छा इसके बारे में हम लिखा चुके शायद पहले, लिख लो फिर से। प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता 1333 में भारत आया। इस इब्ने बतूता को क्या किया था, पहले दिल्ली का काजी बनाया, बाद में चीन का राजदूत बनाकर चीन भेजा। ठीक है, इसके अलावा क्या था, ये सारी चीजें हो गई।
इसके अलावा क्या था, एमबीटी के दरबार में 1200 गायक थे, इसको गायन का भी बहुत शौक था। एमबीटी स्वयं एक अच्छा लेखक था, इसे उर्दू, फारसी और गणित, बहुत सारी भाषाओं का और विषयों का ज्ञान था। तो आइए आगे देखते हैं। एमबीटी के दरबार में 1200 गायक थे। एमबीटी के समय ही 1336 में दक्षिण में हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा क्या था, हाँ, अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, सिंध के थट्टा जा रहे थे, उसी समय वो बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पे हम लोग लिख सकते 20 मार्च 1351 को एमबीटी की मृत्यु हुई। कहाँ? सिंध के थट्टा या गोडाल नामक स्थान पर, क्या के कारण? बुखार के कारण। ठीक, इनकी मृत्यु के बाद एक लेखक हैं बदायूनी, उनका एक स्टेटमेंट आया था। तो बदायूनी ने क्या कहा? मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था, राजा को प्रजा बा, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो कि तुगलक वंश के दूसरे शासक थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है।